हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं नवंबर 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसके अगले प्रश्न हम देखेंगे, गौर करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है, स्थापना है, ध्यान दें। कविता आत्म प्रकाशन है, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। क्या कह रहे हैं? कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है, ठीक है। केवल शब्द को गौर करें दोस्तों, ठीक है। तर्क है, तर्क क्या है? इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है, ठीक है। तर्क है, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो स्थापना गलत है जबकि तर्क हमारा सही है, ठीक है, ध्यान रखें। स्थापना गलत है, तर्क सही है। स्थापना क्या है? कवि आत्म प्रकाशन है, कविता कवि नहीं, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तो केवल ही, एकमात्र, कुछ इस तरह के शब्द आए तो दोस्तों टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तर्क है, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। स्थापना है क्या? साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क क्या है? इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। क्या है तर्क? इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। तो ध्यान रखें, ए सही यानी स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है, ठीक है। स्थापना है साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, बिल्कुल सही, ठीक। तर्क है, इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है, ये बात गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, जरा ध्यान दें। क्या है स्थापना? मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं, ठीक है। तो दोनों ही बातें गलत हैं। क्या कह रहे हैं? स्थापना है मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, बात गलत है, ठीक है। तर्क है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे होते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, यानी ए और आर दोनों ही गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। स्थापना है, क्या है? रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है, क्या है? क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है। क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। कितनी प्यारी बात है, ध्यान से सुने। क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो दोस्तों ए सही और आर सही, यानी स्थापना भी सही है,
तर्क भी सही है। ठीक है, ध्यान रखें, स्थापना है रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। ठीक, तर्क है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, स्थापना है, क्या है स्थापना? भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। इतना ज्यादा रिपीट हुई है ये पंक्ति, बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। ठीक है, सही है। जबकि तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये थे कुछ स्थापना और तर्क के प्रश्न। ये प्रश्न पत्र यही समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे अगला प्रश्न पत्र। दोस्तों, अब हम करेंगे जुलाई 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो जरा देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है क्या? ध्यान दें, संस्कृत, प्राकृत, फारसी एवं अरबी, इनमें से आर्य भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, अरबी। ठीक है, अरबी आर्य परिवार की भाषा नहीं है। इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत और फारसी, ये सभी आर्य परिवार की भाषा हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भाषा के संबंध में वीडियोस देखने हैं, डिटेल में देखने हैं, प्रश्न सहित और व्याख्या सहित देखने हैं, तो आप मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख लें दोस्तों। ठीक है, वहां पर बहुत ही डिटेल में मैंने प्रश्न कराए हुए हैं, ठीक, व्याख्या सहित। आप अगर व्याकरण देखना चाहते हैं तो व्याकरण के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण के प्रश्न मैंने व्याख्या सहित कराए हैं। घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाएं और 126 वीडियो नंबर 126 से आप व्याकरण के प्रश्न देखना शुरू करें। ठीक है, आपको कंप्लीट व्याकरण आपको मिल जाएगा प्रश्न सहित। आप एक बार जाएं, विजिट करें चैनल पर, प्लेलिस्ट देखें। और जिन भी दोस्तों को मेरे चैनल नहीं मिलता है तो आप सर्च करें हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट देखें, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विद्यापति के अनुसार, किसके? विद्यापति के अनुसार पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी एवं राजस्थानी में से अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखें, देसी भाषा। देसी भाषा, ध्यान से सुनेंगे, देसी भाषा प्रचलित बोलचाल की भाषा है। ठीक है, ध्यान से सुने, विद्यापति के अनुसार पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत आभास हिंदी एवं राजस्थानी में से, प्राकृत आभास हिंदी एवं राजस्थानी में से अपभ्रंश से भिन्न, ध्यान से सुने, अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है देसी भाषा। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। विद्यापति की एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है, देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपऊ अवहट्ठा। ठीक है, तो देसी भाषा सभी को प्रिय लगती है, कुछ इस तरह से अर्थ है पंक्ति का, तो आप देख लेना। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय, पद्मावती समय किसका एक अंश है? तो ध्यान रखें, पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ का। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, 69 सर्ग हैं, ध्यान रखें। और एक ये रासो परंपरा का पहला महाकाव्य भी है। ठीक है, मतलब हिंदी का महाकाव्य, ठीक है, पहला माना गया है, तो ध्यान रखें, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दें, प्रश्न में जो समय है, समय को दोस्तों सर्ग भी कहते हैं, समय को खंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो समय लिखा है, खंड लिखा है, सर्ग लिखा है, तीनों बातें एक ही हैं। ठीक, तो पद्मावती समय किसका एक अंश है? तो ध्यान रहे, पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कवित्त सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है कि मूलतः ये छंद है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कवित्त सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या मान्यता है। पहली बात ये, यानी ये किसका मूलतः यह छंद कैसा है, तो ध्यान रखें बंदी जन के हैं। सवैया छंद किसके हैं, तो ध्यान रखें बंदी जन के छंद हैं। ऐसा किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, और किसके विषय में, तो कवित्त सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है कि कवित्त सवैया मूलतः कवित्त सवैया, ठीक है, के जो ये छंद हैं ये मूलतः बंदी जन के छंद हैं। किसके, बंदी जन के छंद। शब्दों पर ध्यान दें, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व क्या है, तो ध्यान रखें रूप और प्रेम सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पुष्टि मार्ग क्या है, तो ध्यान दें पुष्टि मार्ग भगवान के अनुग्रह का मार्ग है। पुष्टि मार्ग भगवान के अनुग्रह का मार्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय एवं गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ध्यान रखें किसी भी संप्रदाय से नहीं है। रसखान का संबंध इनमें से किसी भी संप्रदाय से नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, रसखान किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं जो यहाँ पर पंक्ति में है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी अगर आपको संप्रदाय के संबंध में आपको बेहतरीन वीडियो देखने हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको संप्रदाय के संबंध में सभी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगे। और एक ही संप्रदाय को अन्य कितने नामों से जाना जाता है यह भी आपको जानने को मिलेगा। तो आप एक बार चैनल पर और जाएं और प्लेलिस्ट पर विजिट करें। ठीक है, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, गौर करेंगे। यहाँ पर एक नोट है दोस्तों, क्या है, यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा संस्था ने निम्बार्क संप्रदाय दिया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं बच्चन सिंह जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें रसखान को संप्रदाय निरपेक्ष कवि बताया गया है। क्या बताया गया है, संप्रदाय निरपेक्ष कवि बताया गया है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में, और डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। तो ध्यान रखें रसखान कैसे हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं। ठीक, ध्यान रखें, यानी किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े थे। ठीक, अगला प्रश्न है रामायण काव्य के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखें विश्वनाथ सिंह। ठीक है, रामायण काव्य के रचयिता हैं दोस्तों विश्वनाथ से। अगर जो भी नाम आपके सामने आते हैं आप उनकी एक अलग से लिस्ट बनाएं और उनकी रचनाओं की, उनकी कविताओं की। ठीक है, आपको कंफ्यूजन से इससे आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन से बचेंगे। ठीक है, और इनके सरनेम पर जरूर ध्यान देना है कि विश्वनाथ सिंह है, विश्वनाथ मिश्र हैं, विश्वनाथ तिवारी हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या है, तो ध्यान दें यमक सतसई वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम है यमक सतसई। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है गीतिका का रचना काल क्या है, तो गीतिका का रचना काल है, ध्यान दें 1936 ईस्वी। गीतिका का रचना काल है 1936 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है गीतिका। ठीक, फिर है दोस्तों अगला प्रश्न उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखें जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है उद्धव शतक। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा उद्धव शतक किसकी रचना है,
ध्यान रखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। ठीक है, अब यहाँ पर एक पंक्तियां हैं, कुछ एक पंक्तियां हैं, जरा ध्यान दें। क्या है पंक्ति? और अब छीनने आए हैं वे, और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। देखो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। क्या है पंक्ति? और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, यानी हमारी भाषा कैसी है? हमारा अपना रूप है, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। ठीक है, तो ये पंक्ति है दोस्तों, देखते हैं किसकी है। गौर करेंगे दोस्तों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ध्यान रखें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं दोस्तों, कि हमसे अब छीनने आए हैं हमसे हमारी भाषा का रूप, कुछ इस तरह से पंक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है घर की बात, घर की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आत्मकथा किसकी है? तो ध्यान रखें रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अनुभूति के द्वंद्व, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी, ध्यान दें, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। क्या कह रहे हैं? जरा एक बार फिर से सुने। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये कथन किसका है? ध्यान रखें, भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार नाम से एक निबंध है जिससे ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, भाव या मनोविकार एक निबंध है जिससे ली गई पंक्तियां हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाव या मनोविकार निबंध से है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि यह निबंध किसका है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो ध्यान रखें दोस्तों, ग्राम, ग्राम कहानी है। ठीक है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है लाला भगवान दास, लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा का वर्णन किसमें मिलता है? तो ध्यान रखें, वामा शिक्षक उपन्यास में, वामा शिक्षक उपन्यास में लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका है ये उपन्यास? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित उपन्यास है वामा शिक्षक। ठीक है, ध्यान रखें और इसका समय भी बताएं। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना को नाट्य रासक कहा है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है? ठीक है, तो ध्यान रखें, भारत दुर्दशा को, भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाट्य रासक व नाट्य लासक की संज्ञा दी है। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें, साहित्य क्यों, साहित्य क्यों राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का आलोचना ग्रंथ नहीं है, साहित्य क्यों, लेकिन इनके द्वारा रचित जरूर है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ही निबंध है, साहित्य क्यों, लेकिन आलोचना ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी जाति का साहित्य, जरा ध्यान से सुनेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यथार्थवाद एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण में से रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है? या कौन सी
यह कौन सी रचना नहीं है? तो ध्यान रखें, यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। बाकी हिंदी जाति का साहित्य, फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो ये सभी रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं, जबकि यथार्थवाद रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना का आदर्श रूप किसमें मिलता है? तो ध्यान रखें, उनकी पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना, ठीक है, आलोचना के प्रकार हैं ये अलग अलग। तुलनात्मक आलोचना अलग होती है, व्यावहारिक आलोचना अलग होती है। ठीक है, तो आपको आलोचना की श्रेणी पता होनी चाहिए और कौन से आलोचक किस श्रेणी के थे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आलोचना के संबंध में आपको डिटेल में वीडियो देखने हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट है, आप उसे देखें। ठीक है, गौर करना दोस्तों। प्रश्न फिर से देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, हठयोग में प्रयुक्त सहस्रार, ठीक है, सहस्रार है ये, तो सहस्रार सहस्त्र चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र ऐसे होगा ये। ठीक है, हठयोग में प्रयुक्त, हठयोग क्या है? सूर्य और चंद्र के योग से मिलकर बना है हठयोग। ठीक है, ध्यान दें, हठयोग में प्रयुक्त सहस्त्रार चक्र के लिए, सहस्त्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द कौन से हैं? तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले है शून्य चक्र। कौन सा? शून्य चक्र। फिर है गगन मंडल, फिर है कैलाश। क्या है? शून्य चक्र, गगन मंडल और कैलाश, ये सभी क्या है? हठयोग में प्रयुक्त सहस्त्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत से किसका संबंध है? या कवि सुमित्रानंदन पंत जी का संबंध किससे है? ऐसे भी हो सकता है प्रश्न। तो ध्यान दें, प्रकृति प्रेम से, छायावाद से और अरविंद दर्शन से। देखो तीनों की तीनों विशेषताएं आ गई हैं। क्या है? कवि सुमित्रानंदन पंत जी, कवि सुमित्रानंदन पंत जी का संबंध प्रकृति प्रेम, छायावाद, अरविंद दर्शन, इन तीनों से है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में, किसमें? कामायनी में किसे चित्रित किया है? तो ध्यान रखें, श्रद्धा, प्रेम और कुरूपा को। किसको? श्रद्धा, प्रेम और, अच्छा कुरूपा नहीं है, करुणा है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है कौन? कामायनी। अच्छा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्गों की बात की जा रही है, सर्गों के नाम से पंक्ति बनाई है। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनते जाएं। इसके सर्गों के नाम है श्रद्धा, ईड़ा और बुद्धि। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुने, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में किसे चित्रित किया है? तो ध्यान दें, श्रद्धा, जो श्रद्धा है उसने प्रेम और करुणा का प्रवर्तन किया है, और ईड़ा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। ठीक है, श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है, ईड़ा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। किसके अनुसार? जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के अनुसार। ठीक है, याद रखना दोस्तों। फिर है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी। अच्छा, एक बात ध्यान से सुने, जो कामायनी के सर्ग हैं, ठीक है, उनके सभी के नाम आप याद कर लें, उनका क्रम याद कर लें। ठीक है, और कौन किसका प्रतीक है, ठीक है, आप ये भी याद करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कामायनी एक महाकाव्य है, ये भी याद रखना। ठीक, 1935 में आया हुआ जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी, और इनकी बहुचर्चित रचना है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित है क्या? तो ध्यान रखें, विषाद काव्य एवं मधु काव्य। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न पत्र में एक प्रश्न इनका जरूर मिलेगा। तो इनकी रचनाएं, ठीक है, इनकी आत्मकथाएं
और ये इनका संबंध किससे था ये आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर डिटेल में पढ़ें इनके बारे में, ठीक। तो ध्यान रखें, हरिवंश राय बच्चन जी से विषाद काव्य एवं मधु काव्य संबंधित हैं, ठीक है। ध्यान रखना, विषाद काव्य एवं मधु काव्य। और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक भी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनवादी कवि कौन है? तो ध्यान रखें, जनवादी कवि हैं कौन? कवि धूमिल, ठीक है, कवि धूमिल। अन्य कवि और अन्य जनवादी कवि हैं, ध्यान दें, वेणुगोपाल, विजेंद्र, ज्ञानेंद्र एवं कुमार विकल। कौन कौन? वेणुगोपाल, विजेंद्र, ज्ञानेंद्र एवं कुमार विकल, ये सभी अन्य जनवादी कवि हैं और इनके साथ ही धूमिल भी जनवादी कवि हैं। ध्यान रखें दोस्तों, धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है? पिसनहारी का कुआं, पर्दा, मनोवृत्ति एवं प्रतिध्वनि, इनमें से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, पर्दा एवं प्रतिध्वनि ये कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें, पर्दा एवं प्रतिध्वनि प्रेमचंद की कहानी नहीं है। इसके अलावा पिसनहारी का कुआं, मनोवृत्ति ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सत्यधन, सत्यधन, श्रीकांत, रामेश्वर एवं जितेन, इनमें से जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो ध्यान दें, सत्यधन, श्रीकांत एवं जितेन, सत्यधन, श्रीकांत एवं जितेन, ये सभी जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों के पात्र हैं। जबकि रामेश्वर जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों का कोई भी पात्र नहीं है, उपन्यासों के कोई भी पात्र नहीं है रामेश्वर, ठीक है। तो सत्यधन, श्रीकांत और जितेन नाम याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखें, अपनी अपनी बीमारी, ठीक है, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है, अपनी अपनी बीमारी। अब देखें, यहाँ पर एक नोट है, जरा गौर करना। यूजीसी सीबीएसई इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर निबंध संग्रह के रूप में अपनी अपनी बीमारी तथा हंसते हैं रोते हैं माना है, जबकि हंसते हैं रोते हैं कहानी संग्रह है, ठीक है। अब जरा एक बार फिर से सुने, यूजीसी सीबीएसई ने इस प्रश्न का उत्तर निबंध संग्रह के रूप में अपनी अपनी बीमारी तथा हंसते हैं रोते हैं माना है, जबकि हंसते हैं रोते हैं ये क्या है? ये एक कहानी संग्रह है, ना कि निबंध संग्रह, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपनी अपनी बीमारी निबंध संग्रह है, जबकि हंसते हैं रोते हैं ये एक कहानी संग्रह है, ठीक है। अब ध्यान दें, हरिशंकर परसाई जी की रचना है दोस्तों विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करना जरा। आचार्य दंडी द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। अवंती सुंदरी कथा एवं काव्यादर्श क्या क्या है? अवंती सुंदरी कथा एवं काव्यादर्श ये सभी आचार्य दंडी की रचनाएं हैं, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, ध्यान दें। अन्य से अनन्या, वट वृक्ष की छाया में, गालिब छूटी शराब एवं अपनी खबर, इनमें से आत्मकथाएं कौन सी हैं? ठीक है, तो ध्यान देना जरा। आत्मकथाएं हैं अन्य से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है, ठीक है, प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है अन्य से अनन्या। फिर है गालिब छूटी शराब, किसकी है? रविंद्र कालिया की, ठीक है, रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब, ठीक है। फिर है पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा, कौन सी? तो ध्यान दें, अपनी खबर,
कौन सी? अपनी खबर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले आत्मकथा, अन्य से अनन्या, फिर है गालिब छूटी शराब, फिर है अपनी खबर। ये सभी आत्मकथाएं हैं, जबकि वट वृक्ष की छाया में ये क्या है? निबंध है। किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, काव्यात्मक शैली में क्या है? शैली। अच्छा दोस्तों ध्यान देना जरा, जब भी आप हिंदी साहित्य पढ़ें, आप किसी भी विधायक की रचना पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उन रचनाओं की शैली को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, शैली याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से रचनाकार किस शैली में लिखते थे। इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है तो चीजें बदल रही हैं, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इत्मीनान से पढ़ाई करें, बहुत समझकर पढ़ाई बिल्कुल ना करें। ठीक है, ध्यान रखें, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। ठीक, तो देखते हैं जरा, काव्यात्मक शैली में लिखे गए नाटक हैं। सबसे पहले है नाटक धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग। कौन सा? अंधा युग। ये एक गीति नाट्य भी है, 1955 में आया हुआ गीति नाट्य है। ठीक, फिर है सूखा सरोवर, सूखा सरोवर। फिर है एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई किसका है? दुष्यंत कुमार का नाटक है, एक कंठ विस्पाई। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले अंधायुग, फिर सूखा सरोवर, फिर है एक कंठ विस्पाई। ये सभी काव्यात्मक शैली में लिखे गए नाटक हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखें जरा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, शब्द शक्तियों से प्रश्न जरूर बनता है, तो जरा ध्यान दें। लक्षणा शक्ति, लक्षणा शक्ति के लिए आवश्यक कथन है, क्या है? ध्यान दें, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। ठीक है, क्या है? मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना लक्षणा शक्ति के लिए आवश्यक कथन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लक्षणा शक्ति। ठीक है, अब ध्यान दे जरा, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ से किस शब्द शक्ति का संबंध होता है? मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से। तो ध्यान रखेंगे मुख्यार्थ से या वाच्यार्थ से अभिधा शब्द शक्ति का संबंध होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना लक्षणा शक्ति के लिए आवश्यक कथन है। दोस्तों, आपको शब्द शक्तियों से संबंधित आपको प्रश्न सहित व्याख्या देखनी है तो आप मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 126 देखें। ठीक है, 126 से आप वीडियो देखेंगे तो आपको सबसे पहले शब्द शक्ति की वीडियो मिलेंगी, उसके बाद आपको पूरा व्याकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार जाकर के चैनल पर विजिट जरूर करें। ठीक है, आप वीडियोस को देखें और आप पढ़ें अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।